नमस्कार दोस्तों, दिन था 13 नवंबर 1989। रानीगंज की महावीर अंडरग्राउंड कोयले खदान में 232 श्रमिक रात में काम कर रहे थे। अचानक से एक धमाका होता है। धमाके के साथ सुरंग का छत घुस जाता है। इसी के साथ सुरंग में पानी घुसने लगता है एंड सारे के सारे श्रमिक वहाँ पर फंस चुके थे। खदान का रास्ता ब्लॉक हो चुका था और इस इंसिडेंट को समझने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि कोल माइनिंग किस तरह से की जाती है। जनरली दो तरह की कोल माइनिंग होता है। पहला होता है ओपन कास्ट माइनिंग एंड दूसरा होता है अंडरग्राउंड माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग में जेसीबी एंड बड़े बड़े मशीन के मदद से जमीन को खुदा जाता है। जब कोयले की लेयर आता है तब कॉटर मशीन के सहारे कोयले को निकाला जाता है। उसके बाद उसे ट्रक में लाद कर फैक्ट्री में भेज दिया जाता है ताकि उसे रिफाइनिंग किया जा सके। अंडरग्राउंड माइनिंग में सबसे पहले एक सुरंग खोदा जाता है एंड जब कोयले की लेयर आता है तो लोगों के सहारे कोयले को निकाल लिया जाता है। ऐसे ही खुदते खुदते ये सुरंग बहुत ही बड़ा हो जाता है एंड उसे लिफ्ट के सहारे कोयले को निकाला जाता है। माइनिंग का ये प्रोसेस बहुत ही खतरनाक माना जाता है क्योंकि इस प्रोसेस के जरिए सुरंग का छत धंसने की खतरा मंडराता रहता है। अब थोड़ा नजर डालते हैं रानीगंज की महावीर कोयलेरी पर। वहाँ पर डीप माइनिंग का काम चल रहा था एंड रात में 232 श्रमिक खदान में काम कर रहे थे। मैंने डीप माइनिंग इसलिए कहा क्योंकि इस खदान के जस्ट ऊपर पहले एक खुदाई का काम चल रहा था एंड उसका काम कंप्लीट हो चुका था। उस खदान का नाम था निगाह सिंह एंड जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ उस खदान का नाम था नारायणपुरी सिंह। ऊपर वाला जो खदान था उसका काम खत्म हो चुका था, वहाँ पर माइनिंग नहीं की जाती थी। इसी वजह से उस सुरंग में पानी भर चुका था। 13 नवंबर 1989 के रात को जब नीचे वाले खदान पर काम चल रहा था तब अचानक से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है एंड इस ब्लास्ट के साथ साथ सुरंग में पानी घुसने लगता है। दरअसल ये ब्लास्ट कोयले को तोड़ने के लिए किया गया था, लेकिन इस ब्लास्ट के वजह से ऊपर वाला खदान एंड नीचे वाला खदान के बीच एक छेद हो जाता है एंड उसी छेद के मदद से पानी ऊपर वाले खदान से नीचे वाले खदान तक आ रहा था। उस टाइम 232 लोगों में से 161 लोग खदान के निचले हिस्से पर काम कर रहे थे, जहाँ से खदान पे आने जाने के लिए एक लिफ्ट था। खुशकिस्मती से वो लोग जल्दी से जाकर लिफ्ट के जरिए ऊपर आ गए। बाकी के 71 लोग जो खदान के ऊपरी हिस्से पर काम कर रहे थे वो लोग लिफ्ट तक नहीं आ पाए क्योंकि वहाँ पर पानी भर चुका था एंड इसी वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी टूट चुका था और वो लोग खदान के ऊपरी हिस्से पर फंस गए। सिचुएशन बहुत ही दर्दनाक था। फॉर्चुनेटली जहाँ पर 71 लोग थे वहाँ पर एक टेलीफोन कनेक्शन था। उसके माध्यम से उन्होंने ये कंफर्म किया कि वो सिर्फ 65 लोग सही सलामत है, बाकी के 6 लोग लापता थे, मतलब पानी के बहाव में आकर अपनी जान गंवा चुके थे। खदान में माइनर्स को निकालने के लिए हर किसी के पास अपना अपना तरीका था। कोई कहता था कि पानी जिस रास्ते से अंदर जा रहा है उसी रास्ते से नीचे जाकर उन्हें बचाया जाए। सबसे पहले कई पावरफुल वाटर पंप को लाया गया एंड इसके जरिए खदान में पानी को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश नाकामयाब रहा क्योंकि जिस पानी को निकाला जा रहा था वो पानी फिर से खदान के अंदर जा रहा था। उसी टाइम श्री जसवंत सिंह गिल एज ए एडिशनल माइनिंग इंजीनियर वहाँ पर पोस्टेड थे। उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। आइडिया सिंपल था, जमीन के ऊपर से एक बोरहोल मतलब एक गड्ढा खोदा जाए एंड उस बोरहोल के मदद से एक कैप्सूल को नीचे डाला जाए। उस कैप्सूल में एक एक करके सारे श्रमिक को बैठाकर उन्हें बाहर लिया जाए। 13 नवंबर 1989 के रात को 9:30 पर सबसे पहले एक बोरहोल को खोदा गया जिसका डायमीटर 255 mm मतलब 10 इंच रखा गया। जितना नीचे जा रहा था उसके डायमीटर को उतने छोटे कर दिया गया। फाइनली 14 नवंबर सुबह 3:30 पर मतलब खुदाई के 6 घंटे बाद ये जाकर खदान के गैलरी को टच किया। इस बोरहोल के माध्यम से नीचे फंसे लोगों से कम्युनिकेशन स्ट्रांगली हो पाया। खाना, पानी, मेडिसिन एंड टॉर्च इसी बोरहोल के माध्यम से पहुंचाया गया। इसके बाद 14 नवंबर सुबह 9:30 पर एक और बोरहोल को खोदा गया जिसका डायमीटर 200 mm मतलब 8 इंच रखा गया एंड ये 11:30 पर गैलरी को टच कर लिया। इसके बाद इसके डायमीटर को बढ़ाकर 21.5 इंच कर दी गई। ये बोरहोल 15 नवंबर दोपहर 1 कंप्लीट हुआ। बट इस बोरहोल में एक प्रॉब्लम था, बोरहोल की ऊपरी हिस्सा धंसने का खतरा था। इसी वजह से बोरहोल के ऊपर से 11 मीटर तक बोरहोल के डायमीटर को एक्सटेंड करके 28 इंच कर दिया गया। इसी बीच कैप्सूल को भी तैयार कर लिया गया था जिसका डायमीटर 17 इंच, हाइट 2.5 मीटर रखा गया। 16 नवंबर 2:30 पर कैप्सूल को नीचे डाला गया। सबसे पहले अपने जान की परवाह ना करते हुए जसवंत सिंह गिल कैप्सूल में नीचे गए। सबको लगा कि ये एक सुसाइड ऑपरेशन है।
जसवंत सिंह गिल अब वापस नहीं आएंगे। और सबसे पहले जसवंत सिंह गिल एक माइनर को उस कैप्सूल में खड़ा किया, कैप्सूल को हैमर किया, ऊपर खड़े लोग उस कैप्सूल को ऊपर खींच लिए। ऐसे ही 6 लोग को उठाया गया एंड ये ऑब्जर्व किया गया कि एक लोग को रेस्क्यू करने में 15 मिनट का समय लग रहा है। इसी वजह से एक क्रेन को लाया गया एंड क्रेन के जरिए कैप्सूल को ऊपर उठाया गया। इसमें काम में तेजी आई और एक लोग को रेस्क्यू करने में सिर्फ 3 मिनट का समय लगा। इसी के साथ 16 नवंबर को सुबह 9 बजे सारे के सारे 65 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। सबसे आखिर में जसवंत सिंह गिल ऊपर आए। उनके इस बहादुरी की वजह से 65 लोगों की जान बच पाई। ऑपरेशन के बाद जसवंत सिंह गिल को भारत का सबसे हाईएस्ट अवार्ड सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक से राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया। जसवंत सिंह गिल की इस बहादुरी को सम्मान देते हुए कोल इंडिया के तरफ से 16 नवंबर को रेस्क्यू डे सेलिब्रेट किया जाता है। उन्होंने जो कैप्सूल डिजाइन किया था इसके लिए उन्हें कैप्सूल गिल भी कहा जाता है। उनके डिजाइन किए गए कैप्सूल के वजह से आजकल बहुत ही रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहा है एंड बहुत सारे माइनर की जान बच पा रहा है। इसी रियल घटना के ऊपर अक्षय कुमार का एक मूवी मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू आ रहा है, जहाँ पर अक्षय कुमार जसवंत सिंह गिल के किरदार में नजर आ रहे हैं। उम्मीद है ये रियल घटना पर आधारित मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेगी। दोस्तों ये था भारत के इतिहास में सबसे ग्रेटेस्ट रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी थोड़ा नॉलेज मिल जाए। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए